नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटन में। आज फिर हम एक रेयर मेडिसिन का केस समझेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहले क्योंकि आपको डिस्कशन में शामिल नहीं करना होता, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये रेयर मेडिसिन का केस है जो नॉर्मली हम अपने क्लिनिक पे नहीं लगाते हैं, परंतु अब मैं इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करने लगा हूँ। तो जब मेडिसिन की हम बहुत ही सूक्ष्मता के स्तर पर जाके उसको समझ जाते हैं तो फिर किसी भी एंगल से हम उसको समझ सकते हैं। ग्रॉस मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो मोटे तौर पर हम चीज़ों को देखते हैं, उसमें चीज़ों का स्वरूप बहुत अलग अलग महसूस होता है। जैसे समझिए हम लोग इंसान हैं तो हर इंसान एक दूसरे से अलग दिखता है, पर अगर हम इसको सूक्ष्म लेवल पे चले जाएं तो गीता में कहा गया है कि आप एक आत्मा हो। इसका मतलब है कि सारे इंसान आत्मा ही है, तो सब एक ही है। तो वो सूक्ष्म स्तर पर सब एक चीज़ ही ग्रॉस लेवल पे आकर बहुत ही अलग अलग दिखने लगती है। इसलिए हमें ज़रूरी होती है कि हम मेडिसिन के सिम्टम्स को, उसके मैनिफेस्टेशंस को बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, यानी उसका जो असली स्वरूप है, जिसको हम जड़ कह सकते हो, फंडामेंटल कह सकते हो, फाउंडेशन कह सकते हो, उसका जीस्ट कह सकते हो, सटल फॉर्म कह सकते हो और मेटाफोरिकल मीनिंग कह सकते हो, उस तक जब हम समझ पहुंच जाएंगे, समझ हमारी, तो फिर हम किसी भी दवाई को किसी भी स्तर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग केसेस में, जो रोज़मर्रा के जुकाम, सर्दी जुकाम वगैरह हर किस्म के केस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जबकि हमारी पुस्तकों में उन दवाइयों का, हर दवाई का इस्तेमाल काफ़ी सीमित कहा गया है। कुछ मेडिसिन्स को पॉलीक्रस्ट कहा गया है, यानी जो बहुत ही अलग अलग किस्म के रोगियों में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बहुत सी दवाइयों को कहा गया भाई ये छोटी दवाई है। छोटे का मतलब है कि इसका जो यूज़ है बहुत ही कम मरीजों में होता है, बहुत ही सीमित कंडीशंस में होता है। तो ऐसा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमको वो दवाई का सूक्ष्मता आती नहीं है, इसलिए हम जो सामान्य यानी उसका विस्तृत रूप से प्रयोग कर नहीं पाते हैं। जब कर नहीं पाते हैं तो हम उसको लेबल लगा देते हैं, ये तो बिल्कुल ही छोटी दवाई है, रेयर मेडिसिन है, जबकि कोई भी मेडिसिन रेयर नहीं होती है। रेयर केवल हमारी नासमझी के कारण उसको हम लोग बना देते हैं। तो इसलिए मैंने इसका नाम रेयर मेडिसिन कहा, क्योंकि समाज में इसी नाम से जानी जाती है। तो एक केस हम समझते हैं। ये जो केस आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पहली बार मैंने इसको इस्तेमाल किया है। मतलब आप समझिए 30-35 साल की प्रैक्टिस के बाद अब इसको मैं इस्तेमाल करने योग्य हुआ हूँ। तो कितना मुश्किल होता है किसी भी दवाई को सूक्ष्मता के स्तर पर जाकर समझना। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे ये वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो सुना तो आपको लगा रही है तो कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा, क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है वगैरह, ऐसे डायलॉग मारने की हम लोगों को आदत होती है। जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर केवल वो ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही अहंकारपूर्ण स्टेटमेंट लग सकता है, पर जो ठीक है वो ठीक है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो इसको समझते हैं। ये एक 35 वर्षीय महिला जो कि काफ़ी लंबे समय से मेरे से अपनी मानसिक चिंताओं और दुबलापन, मतलब थिन है, दुबली पतली है, इसका इलाज करवा रही थी। इन तकलीफ़ों में उसको काफ़ी सुधार भी आ चुका था। पिछले लगभग 3 वर्षों के इलाज के दौरान इसका वजन 15 किलोग्राम बढ़ चुका। ये काफ़ी पतली थी, तो जो बहुत ही शर्मिंदगी का कारण इसके लिए था, और स्टेमिना भी बहुत कम था, इसलिए इलाज कराने आई थी। पहले ये अपने बच्चे का इलाज कराने आई थी जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। तो जब उसमें इम्प्रूवमेंट देखा तो इसने फिर अपने इलाज की भी बात शुरू करी। तो उसकी मानसिक परेशानियां भी काफ़ी हद तक अब समाप्त हो चुकी थीं, और बहुत लंबे समय से वह केवल जो हमारी रूटीन दवाई है प्लेसेबो, उसी पर चल रही थी।
यानी इसको काफ़ी पूरे साल भर से भी ज़्यादा हो गया था कोई मेडिसिन दिए हुए, लेकिन पेशेंट तो अपने जब दवाई खा रहा होता है तो उसको लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक दिन वो अचानक ही काफ़ी चिंतित और घबराई हुई सी मेरे पास आई। उसने बताया कि इस महीने उसको माहवारी यानी मेंसेस में थोड़ा दर्द हुआ है। तो आपकी इसकी सेंसिटिव नेचर को समझ सकते हैं कि इस हड़बड़ी में आई है ये। थोड़ा सा दर्द मेंसेस में होने से इतनी परेशान हो गई है, और जो ब्लीडिंग है, रक्तस्राव है, वो केवल 3 दिन ही हुआ है। पहले इसको ज़्यादा होता था, जो कि उसको सामान्यतः 6 से 7 दिनों तक चलता था। और क्या चेंज आया सिर्फ उसको इस महीने कि ब्लीडिंग कम हुई है, केवल 3 दिन हुई है, और हल्का सा दर्द हुआ है। इतना छोटा सा चेंज इसको आया है, और इसी से ये इतना घबरा गई है कि इसको मेरे पास इलाज के लिए तुरंत ये मेरे पास भागे। इलाज तो चल ही रहा है, पर अभी दवाई यानी एसएल इसके पास था, फिर भी ये आ गई है। अब रोगी बोलती है मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। इसकी मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही है, गला सूख रहा है, बिल्कुल चेहरा ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल पता नहीं जैसे कोई लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर हो। इस किस्म की घबराहट इसके चेहरे पर है। मुझे अंदर से डर लग रहा है कि अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्योंकि ऐसी तो पहले कभी होता नहीं था। मतलब इतनी जितनी आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, ये इतनी आवाज़ में नहीं बोल रही थी। डर के मारे इसकी आवाज़ ही बिल्कुल गायब हो गई थी। बहुत ही लो टोन में, दुखी, घबराई हुई, परेशान, जैसे कहते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, इस किस्म की इसकी स्थिति थी। इसलिए मुझे अंदर से थोड़ा डर लग रहा है। रोगी अपनी बात बताते हुए घबराई और बेचैन नजर आ रही है। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा है जैसे तो वह अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में घिरा हुआ महसूस कर रही है। बेचैनी से बार बार अपने चेहरे पर या इधर उधर हाथ फेर रही है, जैसे नर्वस हो जाते हैं। शांत भाव से अपनी बात वो नहीं बता पा रही है। तो मैंने कभी ऐसे आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है? ये पहले तो मेरे पीरियड बिल्कुल ठीक आते थे। ठीक का मतलब है कि इसको 7-8 दिनों तक ब्लीडिंग चलती थी, तो उस 7-8 दिन को ये नॉर्मल मानती है। इस बार तो डॉक्टर साहब उतना खुलकर भी नहीं आया है, जैसे कि मुझे नॉर्मली आते हैं। दर्द भी बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई है। क्या बोला? इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ये बहुत ही लो टोन में और घबराई हुई आवाज में बोल रही है। मैं तो सोच रही थी कि अब तो मैं दवाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो दवाई खाते खाते भी काफ़ी समय हो चुका है। तो ये जो भी इसका इलाज लगभग चला है कई साल तक, लगभग 3 साल, इसने 3 साल में एक भी दिन मेडिसिन मिस नहीं करी है। ये बिल्कुल डेट टू डेट मेडिसिन लेने आती है अपने पूरे परिवार की। तो अब इसको लग रहा था अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे मैंने बताया कि वो सेल पे चल रही है सालों से। तो अब इसको लग रहा था बंद कर दूं, पर अब एकदम अचानक ये आ गया, तो ये एकदम घबरा गई, अरे ये क्या हुआ। तो मैं पूछता हूँ उससे, तो आपकी जो पहले वाली वो सारी समस्याएं हैं वो कैसी हैं? अब पहले वाली सारी समस्याएं तो काफ़ी अच्छी हैं। अब किसी भी बात के लिए इतनी टेंशन नहीं होती है मुझको, परंतु अब मुझे इसकी तो टेंशन हो गई है। इसकी माने जो ब्लीडिंग कम आई है और दर्द हुआ है। तो इसके हाव भाव से लग रहा था कि इसको काफ़ी अधिक तनाव है, जैसे तो इसको कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से ये कैसे हो गया। तो अब चिंतित होकर बोलने के बाद थोड़ा सा शांत होकर बोलना शुरू करती है, क्योंकि उसने अपनी बात थोड़ी सी मुझको कन्वे कर दी है। अब मुझे लगता है कि थोड़े दिन और दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि पहले इसने फैसला किया था कि अब मैं दवाई बंद कर दूं, पर अब लग रहा है कि थोड़े दिन दवाई और खानी पड़ेगी। वजन न बढ़ने की जो टेंशन थी वो भी अब काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि ये महिला पहले बहुत पतली थी और इसी पतलेपन का इलाज करवाने मेरे पास आई थी। पहले इसके छोटे बेटे को डाउन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, उसमें सुधार देखकर इसने अपना इलाज शुरू किया था
और पिछले 3 वर्षों में 15 किलो वजन इसका बढ़ गया है। तो अब मैं इससे पूछ रहा हूँ भी, तो क्या अब आपको लग रहा है कि कुछ अंदर गड़बड़ तो नहीं हो गई है? वैसे तो उसने पहले कहा ही था कि मुझे कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई है। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब पक्का नहीं है इसको कि गड़बड़ी है, पर गड़बड़ तो नहीं है। रोगी फिर और अधिक स्पष्ट करती है, कहीं कुछ गड़बड़ ज्यादा तो नहीं हो गई है। पहले गड़बड़ तो नहीं हो गई है, अभी उसने फिर जोर दे दिया कि कहीं ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गई है। मैं उससे पूछता हूं अगर थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि जब बार बार वो ज्यादा गड़बड़ की बात कर रही है तो इसका मतलब ज्यादा गड़बड़ से घबरा रही है। तो मैं इसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूं, तो मतलब अगर थोड़ी गड़बड़ हुई होगी तो फिर तो चल जाएगा ना, फिर तो कोई समस्या नहीं है। नहीं 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 नहीं, थोड़ी की टेंशन नहीं है, पर कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो। क्योंकि हम सुनते रहते हैं ना कि 35 वर्ष की आयु पार करने के बाद लोगों को इससे जुड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे जुड़ी का मतलब मेंसेस से जुड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सामान्यतः ये हो जाती है। इसलिए लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ही ना हो जिससे परेशानी और ज्यादा हो जाए, परेशानी और ज्यादा हो जाए। परेशानी, अरे परेशानी कैसी, किस प्रकार की परेशानी ज्यादा ना हो जाए? किस परेशानी की बात कर रही हो आप? रोगी, जैसे हमें लगता है कि घर में काम होता है, अपना काम भी होता है, मुझे अपना भी करना होता है, तो लगता है कि ये हम आगे से भी सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भी उसकी रूटीन लाइफ में काम है, तो उसको लगता है अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो गई तो फिर मैं ये काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। यानी इस बीमारी के कारण कहीं और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। मैं पूछता हूं उससे, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर दे, ये कहना चाहते हो? हाँ 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 हाँ। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम जो आपको अपंग बना दे या मजबूर बना दे? ऐसे लग रहा था ना उसकी बातों से कि उसको किसी नुकसान का डर है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अपंग बना दे या मजबूर बना दे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। मेरा मतलब है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज वगैरह तो करवाना पड़ता है ना, उसमें समय भी लगता है, मतलब इधर उधर आना जाना भी पड़ता है इलाज कराने के लिए। डॉक्टरों के पास जाओ, टेस्ट कराओ, और भाग दौड़ करनी पड़ती है इलाज के लिए। पता नहीं ये सारे काम कैसे होंगे, कैसे कर पाऊंगी मैं? अगर कोई बड़ी दिक्कत हुई तो ये सब हम कैसे कर पाएंगे? मतलब बड़ी दिक्कत होने का मतलब है कि ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ज्यादा पैसा लगेगा, तो ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? तो इन बातों से इसकी घबराहट और चिंता का पता चलता है। तो मैं पूछ रहा हूं, अच्छा मतलब जो जैसा जीवन आजकल आपका चल रहा है तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा? क्या मतलब है कि जो ये अपना रूटीन काम कर रही है सब अभी तो मैनेज कर लेती है, फिर ये कैसे मैनेज करेगी जब बड़ा गड़बड़ हो जाएगी तो बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, तो फिर वो इसके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ, ये सब कुछ तो डिस्टर्ब हो जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसी बात आपके दिमाग में आ रही है कि सारी सेटिंग ही डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब सेटिंग का मतलब है जो उसका रूटीन लाइफ है, सुबह उठना, बच्चे को नहलाना धुलाना। डाउन सिंड्रोम है तो उसको तैयारी करानी पड़ती है, वो खुद तो कुछ कर नहीं पाता है, तो उसको स्कूल छोड़ के जाना, स्कूल लाना, शाम को खाना बनाना, सास ससुर की देखभाल, एक सारा एक रूटीन सेटअप है जो ये मशीन की तरह करती है। तो जब बीच में ये अपनी बीमारी के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी तो फिर ये तो सारा कर नहीं पाएगी, ये तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा रूटीन। हाँ हाँ, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और कोई बात बताना चाह रही हैं क्या आप? नहीं सर, इतना ही बहुत है। इतनी गहरी सांस लेती है जैसे पता नहीं उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या भरा हुआ है, कितनी घबराहट है, जैसे इसको खांस छोड़ के वो इस सब से मुक्त होना चाहती है, रिलीव्ड चाहती है ये। तो जो छोटा सा ये केस है, मुश्किल से 3-4 मिनट की रिकॉर्डिंग है ये, तो इसी से ही हमने दवाई दी है। तो कितना इसमें हमने कोई थर्मल, कोई मोडेलिटीज, कोई मियाज़म कुछ नहीं लिया है, जरूरत ही नहीं होती है। ये सारी बकवास हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सिलेक्शन आता नहीं है, इसलिए ये सब हुआ है कि मोडेलिटीज ले लो, थर्मल ले लो, और पता नहीं मियाज़म ले लो, फैमिली हिस्ट्री ले लो, पास्ट हिस्ट्री ले लो। अरे भाई, किसी की जरूरत नहीं है
एक तरफ हम होम्योपैथी में कहते हैं कि जो क्योर स्टार्ट होता है आपको रिवर्स ऑर्डर में होता है। रिवर्स का मतलब जहां वो खड़ा है उससे पुरानी स्टेट में उसको लेके जाना है, डिसहार्मोनी से हार्मोनी में लेके जाना है, रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है। तो उससे 5 साल पुरानी या 20 साल पुरानी बातें पूछ के आप क्या करोगे, या उसके माँ बाप की हिस्ट्री, बाप की हिस्ट्री, दादा की हिस्ट्री और थर्मल की या फलाना ढिमका, उसमें क्या लेना देना है, क्योंकि उसका जो बेसिक नेचर है वो तो वो ही रहने वाला है। तो उसमें जो डिस्टरबेंस हुआ है, जो डिसहार्मोनी आई है, उसको उसकी नॉर्मल हार्मोनी में लाना है। तो ऐसा नहीं है कि उसको बदल के मान लो एक सपना को बदल के हेमा बना देंगे, ऐसा नहीं बना सकते हम लोग। तो सपना सपना ही रहने वाली है, हेमा हेमा ही रहने वाली है। जो सपना की पर्सनैलिटी में बीमारी के कारण चेंज आ गए हैं, उनको चेंज हटा के वापस ओरिजिनल सपना उसको बना देना है, वो हीलिंग होती है। तो उसके लिए सारी कहानी जितने भी फालतू की है, मॉडलिटीज वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जरूरत नहीं होती है। आप जितने भी वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं, समझाए हैं, इनमें कहीं पर भी कोई मॉडलिटीज नहीं ली है, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं ली है, कुछ नहीं लिया है, और रिजल्ट एक्सट्रीमली फास्ट और परमानेंट आया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सटीक मेथड है और परफेक्ट मेथड है। सिर्फ समझने की बात है कि मरीज को कैसे रूब्रिक लिए जाए, रिपर्टरी में जो रूब्रिक दिए उनका सूक्ष्म मतलब कैसे समझा जाए, वो बहुत जरूरी पार्ट है। तो कुछ रूब्रिक मैंने बनाए। डेल्यूजन होल चाज्म, ए स्मॉल होल अपीयर्स लाइक ए फ्राइटफुल चाज्म। डेल्यूजन, spoonful of water seems like a lake. Delusion, body is smaller. Fear of being disturbed. Proportion, sense of proportion disturbed. Size, incorrect judgment of size. Distances, incorrect judgment of distances. तो ये हमने रूब्रिक तुरंत ही उसको, इसमें जो मेडिसिन आई वो थी अगेरिकस, और अगेरिकस की एक डोज उसके मुंह में हमने 30 अगेरिकस 30 की एक डोज उसमें डाल दी। अगर मेरे पास 30 नहीं हो कि 200 1M 10M होती तो फिर भी मैं एक ही डोज डालता, क्योंकि पोटेंसी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, समस्याएं सिलेक्शन में होती हैं। जब हमको बहुत बार पोटेंसी ऊपर नीचे करनी पड़ती है तो इसका सीधा मतलब है कि हम मेडिसिन का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं कर पाए हैं, वो पार्शियल है। तो इसके 10 मिनट बाद ही दोबारा हमने उससे 10 मिनट क्यों लगाए हमने, क्योंकि हमें दूसरे उसकी फैमिली मेंबर्स के केस लेने थे, इसलिए उसको दवाई खिला के औरों का केस लेना शुरू कर दिया। तो 10 मिनट बाद इससे पूछता हूं मैं, तो अब बताओ कैसे लग रहा है? हाँ, अब पहले से काफी ठीक लग रहा है। तो ये कहना काफी नहीं है। रोगी अगर आपको कहता है कि ठीक लग रहा है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको इवेलुएट करने की ज़रूरत होती है डीपली कि वास्तव में ठीक लग रहा है, या इसको एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन है कि मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ, दवाई खाई है तो ठीक हो रही हूँ। ऐसा नहीं, कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अब बिल्कुल ठीक। अब ये हंस के बात कर रही है, चेहरे पे जो एक कालापन छा गया था, टेंशन थी, घबराहट थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऐसे जैसे बिल्कुल मर गई थी जैसे, ये वो सब उठ के एकदम वो सारा कुछ बदल गया, टोटल बॉडी लैंग्वेज बदल के एक नई पेशेंट बन गई है, नई इंसान बन गया, पेशेंट से तो निकल आई है। तो इसके पश्चात डॉक्टर ने, मतलब मैंने उसको बीमारी के बारे में समझाया, क्योंकि उस वक्त तो इतनी घबराई हुई थी तो उस वक्त नहीं समझा सकता था। अभी इसके मन से ऊपर की जो टेंशन हटी है तो अब मैं इसको समझा पा रहा हूं, तो इसको समझ आएगा क्या है। मेरा मतलब है कि पहले आपको जो 7-8 दिनों तक ब्लीडिंग होता था वो नॉर्मल नहीं था, वो ज़्यादा था। अब आपकी ये बीमारी भी ठीक हो रही है, इसलिए अब ब्लीडिंग भी कम हो गया है, यानी जो उसकी टोटल हेल्थ सुधरी है उसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो गई है, थोड़ा एज भी बढ़ गई है। और आगे जब आयु बढ़ेगी तो इससे और इसमें अभी और भी बदलाव आएंगे, यानी ऊपर नीचे होगा, वो कभी कम आएगा और कभी ये ज़्यादा आया करेगा, और अंत में ये फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी उसको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्लाइमेट्रिक पीरियड में चीज़ें कैसे होती है।
मतलब आप मीनोपॉज की बात कर रहे हो, यानी वो खुद पूछ रही है मेरे से, उसका मतलब उसको मीनोपॉज क्लाइमेट्रिक पीरियड, उसको क्लाइमेट्रिक नहीं मालूम पर मीनोपॉज मालूम है। जब भी कोई डर या कोई बात दिमाग में आए तो आप मुझको बता देना, अब मैं उससे कहता हूँ, क्योंकि उस वक्त फिर हमारे को दवाई चेंज करने की जरूरत आएगी, नहीं तो एसएल पे चलाएंगे हम। नहीं, अभी कुछ नहीं लग रहा है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी 10 मिनट में ये सब ठीक ठाक कह रही है। तो 1 हफ्ते बाद रोगी ने फिर, अब तो दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, अब नहीं लगता कि कोई नेगेटिव विचार दिमाग में आता भी हो। ऐसे लगता है कि दिमाग बिल्कुल शांत है, जैसे पहले उल्टे सीधे विचार आते रहते थे, अब वो कुछ नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग बिल्कुल खाली है, खोखला है, यानी कोई प्रेशर नहीं है दिमाग के ऊपर, ना कोई पॉजिटिव विचार है ना नेगेटिव विचार है, यानी विचारों का कम हो जाना, खुशी खुशी के साथ रहना, ये एक हेल्थ की निशानी होती है। अगर हम परफेक्ट हेल्थ की बात करें तो 0 थॉट एंड 0 डिजीज, वो परफेक्ट होती है, वो सिर्फ शिव जी के पास होती है, इंसानों के पास वो परफेक्ट हेल्थ नहीं होती है। दिमाग बिल्कुल शांत है, ऐसे लग रहा है कि मेरे को विचार क्यों नहीं आ रहे। मतलब जब हमें विचारों की आदत होती है और मन शांत हो जाता है तो हमें उसमें भी, क्योंकि मालूम नहीं है ना ये क्यों हुआ, तो उसमें भी हमें घबराहट हो रही है। घबराहट तो नहीं हो रही, एक जिज्ञासा हो रही है कि इतना मन शांत मेरा कैसे हो गया। ये दवाई से हुआ, ताकि क्योंकि उसकी जो हार्मोनी थी बिल्कुल परफेक्टली रिस्टोर हो गई है। तो यह सब कुछ बताते हुए रोगी अति आनंदित प्रतीत हो रही है। तो जब मैं अब इसको अपनी तरफ से कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब इंसान पूर्णतः स्वस्थ होता है, अर्थात श्री हेनिमान द्वारा वर्णित जीवन शक्ति यानी वाइटल फोर्स का पूर्णतः लयबद्ध प्रवाह, लयबद्ध प्रवाह का मतलब हार्मोनियस फ्लो ऑफ वाइटल फोर्स होता है, तो मानव पूर्णतः विचार रहित और शांत और प्रसन्न चित्त होता है। यह अवस्था और सिद्धि के प्रभाव से कुछ ही समय के लिए प्राप्त की जा सकती है, परमानेंट स्टेट नहीं है। डिस्टर्बेंस फिर हो जाएंगे, फिर वाइटल फोर्स में डिसहार्मोनी आएगी, फिर सिकनेस आएगी। परंतु मनुष्य जो इंसान है उसके शरीर में एक शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति होती है जो सोई ही होती है, उसका नाम है कुंडलिनी पावर। और ये कुंडलिनी नाम की शक्ति जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो तालू है, ये यहाँ ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ऐसे ऐसे आप धड़कते हुए महसूस कर सकते हो, ये कुंडलिनी है। जब ये द्वार बंद हो जाता है तो कुंडलिनी शक्ति बीच की नाड़ी से सुषुम्ना से नीचे तक गिर जाती है और हमारी सैक्रम बोन में जाकर बैठ जाती है, और हमारा संबंध परमात्मा की शक्ति कहो, कुदरत कहो, नेचर कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, कोई भी कहो, उससे कट जाता है, बंद एकदम खत्म हो जाता है। और ये अवस्था, इस अवस्था में हमारे शरीर में एक बिल्कुल सीमित एनर्जी रह जाती है, और जब ये सीमित एनर्जी रह जाती है तो फिर इसी सीमित एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे जैसे एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे वैसे ये खत्म होगी और हमारे शरीर में अलग अलग किस्म के रोग लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जब ये कुंडलिनी शक्ति जाग जाएगी और जागकर पूरी तरह से इस तालू से ऊपर स्थित हो जाएगी, जो योगी की अवस्था होती है, तो वहां फिर हम लोग थॉट प्रोसेस नहीं होती, वहां सिर्फ शांति होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। आनंद होता है, खुशी नहीं होती है, आनंद, मस्ती, जॉय जिसको बोलते हैं। तो वो सत्य चित्त आनंद की अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है, वहां हम परफेक्टली हेल्दी होते हैं। वरना उसके अलावा दवाइयों से तो थोड़े दिन के लिए ही कुछ हद तक इस अवस्था को पाया जा सकता है, परमानेंट, इसलिए कभी भी परमानेंट क्योर नहीं होता है, लोग बाग बीमार होते ही रहते हैं। और जब कुंडलिनी पूरी तरह से ऊपर, तालू से ऊपर आके स्थिर हो जाती है, तो ये अवस्था है एब्सोल्यूट हेल्थ की, यानी जिसमें परफेक्ट हेल्थ होती है। तो ये मैंने आपको समझाया, इसको सहज योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मेरे वीडियोस हैं सहज, हमारे इस YouTube चैनल में भी, आप उनसे भी सहज योग का ज्ञान ले सकते हैं,
या सहयोग के ध्यान केंद्र में जाकर भी आप उसका जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपको इनके एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट www.sahajyoga.org पर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ये अब बता रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा दिमाग तो चलना चाहिए, मतलब विचार तो आने चाहिए, जबकि ये ठीक नहीं है, विचार नहीं आने चाहिए। तो क्योंकि हमारे को हमेशा हमने विचार वाली अवस्था ही देखी है, इसलिए हमें लग रहा है कि विचार आने चाहिए। तो इसलिए इसको लग रहा है कि थोड़ा विचार तो आए। डॉक्टर, मैं उसको समझाता हूं, नहीं नहीं नहीं, विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। निर्विचार समाधि मतलब थॉटलेस अवेयरनेस की अवस्था ही सर्वोत्तम उच्च अवस्था है। इसी अवस्था के बाद निर्विकल्प समाधि मतलब डाउटलेस अवेयरनेस की शुरुआत होती है, और हमारे दिमाग में शून्य विचार वाली अवस्था होनी चाहिए, तो परफेक्ट हेल्थ होती है। तब इसको समझ आया कि ये अवस्था बहुत अच्छी है जो इतनी आसानी से दवाई से प्राप्त हुई है। तो फिर ये 23 अगस्त 2010 को आती हैं ये रोगी। अभी आपके क्लिनिक पर बैठकर थोड़ा सा सिर भारी लग रहा था, पहले तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, मतलब पूरे हफ्ते 10 दिन में जब भी आई है, पहले घर में ठीक थी, अब क्लिनिक में आके बैठी है तो भारी भारी हो गया है। क्योंकि मेरे क्लिनिक में श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो है, वहीं मैं अपने हर मरीज को ध्यान करवाता हूँ, उसको सहयोग सिखाता हूँ, कुंडलिनी जागृति कराता हूँ, ताकि उसका योग ईश्वर से हो जाए और केवल बीमारियां ही ना सही हों, बल्कि उसकी जिंदगी का हर परेशानी, हर कष्ट दूर हो और वो जिंदा रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सके, ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो ये काम मैं अपने मरीजों को क्लिनिक में करवाता हूँ। तो इसलिए जब भी मेरे क्लिनिक में रोगी लोग आते हैं, तो आते तो सामान्य इंसानों की तरह ही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सहज योग करने लगते हैं, क्योंकि मैं हर बार हर मरीज को सहज योग थोड़ा बहुत समझाता हूँ। तो इसलिए आते ही वो खुद ही ध्यान में बैठ जाते हैं, क्योंकि ध्यान करना उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंददायक स्थिति होती है। तो इसलिए ये भी आते ही ध्यान में बैठ गई थी, और जब ध्यान में बैठी है, जब पहले टेंशन इसको रही थी, तो उसके कारण ये टेंशन इसको पहले रही थी, और जब ध्यान में बैठी तो कुंडलिनी शक्ति वापस इसको ठीक करने लगी, जिसके कारण ये हमारा आज्ञा चक्र, इसमें कुछ खिंचाव आया, यानी रिपेयर होने लगी इसकी, तो वो हैवी लगा, और जब वो रिपेयर होगी तो फिर दिमाग इसका हल्का हो गया। ये एक सिस्टम है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ, वो तो मुझे मालूम है क्यों हुआ, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, मैं डायरेक्ट इसकी बीमारी पे आता हूँ। आपका महीना आया नहीं आया? नहीं नहीं, वो नहीं आया, पर उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरह से अपने को ठीक महसूस कर रही हूँ। पर अभी अभी मेरे सिर में कुछ हो गया है। डॉक्टर को दूसरे रोगी अपनी परेशानी बताते हैं तो उससे मुझे टेंशन हो जाती है, यानी और लोग भी वहाँ बैठे होंगे और उसने मेरे से बात करी होगी, तो उनकी सुन के इसको टेंशन हो गई है। तो कुछ रोगियों को देखकर ही हो जाती है, मुझे उनके जैसे कोई बीमारी तो नहीं है, परंतु पता नहीं क्यों जब कोई कुछ बता रहा होता है तो लगता है कि दूसरों की टेंशन ही अपने अंदर आ गई है। जब तक वो बात दिमाग से निकलती नहीं, वो बात परेशान करती रहती है, तो डिस्टरबेंस होना शुरू हो गया, यहीं से फिर वापस फॉल बैक हो जाता है, यहीं से बीमारियों की शुरुआत होती है। मैं पूछता हूँ भी कितनी देर टेंशन बनी रहती है? कभी कभी तो डॉक्टर साहब फटाफट निकल जाती है, परंतु कभी कभी तो 1-2 दिनों तक बनी रहती है। मुझे लग रहा है कि उन मरीजों की वजह से ही ये सिर भारी हुआ होगा जो मेरे क्लिनिक में इसके साथ बैठे हुए थे। तो अभी तो मैंने इसको रिपीट रूटीन दवाई दी गई है, क्योंकि अभी इसकी परेशानियां अभी अभी विकसित हुई हैं, पूरे महीने तक वह ठीक थी, इसलिए दवाई ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये 15 सितंबर को आती है। तो मेरे सिर के पीछे के हिस्से में एक दाना निकला है, दाना माने ग्रेन्यूल टाइप, उसमें थोड़ा दर्द भी था, फिर वो अपने आप ही ठीक हो गया। अब यहाँ कान के पीछे दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ भी दाना निकलने वाला है। कोई बात नहीं, इस बार जरा से दाने से आपके दिमाग में परेशानी आने लगी है क्या? क्योंकि अभी दाने की बात कर रही है, तो मुझे लगा कि जैसे पहले मेंसेस की छोटी सी बात से परेशानी आ गई थी, तो क्या दाने से भी आ रही है क्या इसको? हाँ, ऐसे लगता है कि दर्द क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसे नहीं होता था।
ऐसी ऐसी जगह पर निकल रहे हैं कि, तो इसका मतलब है कि, क्या मतलब है इसका, सब ठीक तो है ना, बस ठीक है, इसकी वजह से थोड़ी सोच आ जाती है, परंतु इसकी वजह से कोई टेंशन नहीं होती, बस हल्का सा ऐसे लग रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है। कहता हूँ मतलब कि आपकी डॉक्टर, मतलब कि आपकी टेंशन अभी बहुत हल्की हो गई है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हल्की, टेंशन नहीं रहती है, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि मरीजों के साथ ऐसा कभी कभी हल्का फुल्का हो जाता है मुझे। तो अभी ये काफ़ी शांत है, इसलिए इसको रूटीन मेडिसिन पर ही रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि सालों साल हम एक ही मेडिसिन के साथ चला सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमने क्यों लिया। एगेरिकस केस को मेंसेस में दिया गया, जबकि नॉर्मली एगेरिकस हम दवाई देते हैं कन्वर्जेंस वगैरह में, और भी बहुत में देते हैं। तो किसी चीज के डिस्टर्ब होने से हम आखिर क्यों घबराते हैं? मान लो आपको 5 किलो वजन उठाना है और आपकी कैपेसिटी 20 किलो उठाने की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, 5 उठा लिया, कोई घबराहट नहीं हुई। 10 भी उठा लिया, उससे भी उतनी घबराहट नहीं हुई। अब कैपेसिटी 20 किलो की है, तो 20 किलो भी आप कुछ मेहनत कर कर आके उसको उठा लोगे आराम से, तो भी बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, मामूली सा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी 20 किलो की है और आपके सामने वजन 50 किलो का है, तो फिर उसको देख देख के आप घबराओगे, अरे इसको कैसे उठाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, गिर गया तो क्या होगा, तो वहां से घबराहट शुरू होती है। इसका मतलब है कि इस महिला को जो ये डिस्टरबेंस है, जो सब कुछ होगा कैसे मैनेज करूंगी, बार बार ये कहता कि सब कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, यानी वो एक समस्या इसको बहुत बड़ा, बहुत हवा लग रही है। जबकि नॉर्मली इस किस्म की समस्याओं को महिलाएं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हैं, उल्टा खुश होती हैं कि चलो भाई 7 दिन ब्लीडिंग होती थी, अब तो मेरी 3 दिन ही हो रही है, अब तो उल्टा अच्छा हो गया, जान छुटी। क्योंकि 7-7 दिन ब्लीडिंग को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिस्कम्फर्ट वाला होता है, पर इसको तो उल्टा घटना मुसीबत लग गया। तो इसलिए हमने इसके बाकी जितने भी रूब्रिक थे वो बनाए, जबकि मेन रूब्रिक इसी का था कि फियर ऑफ बीइंग डिस्टर्ब। तो जो और रूब्रिक लिए, क्योंकि इसमें रूब्रिक है डेल्यूजन स्पूनफुल ऑफ वाटर सीम्स लाइक ए लेक, लेक माने झील, और स्पूनफुल वाटर माने चम्मच जितना पानी अगर गिर जाए जमीन पे, तो इसको लगता है कि ये पानी एक बड़ा विशाल झील है। अब ये थोड़ी कि आंखें उसको झील जैसा देख रही हैं, ये कहने का तरीका है। जैसे एक पंथ दो काज, ना वह पंथ होता है ना काज होता है। एक तीर दो शिकार, ना वह कोई तीर चलाता है ना कोई शिकार होता है। तो मतलब तो समझते हैं ना कि भाई एक ही से दो किस्म के काम हो गए। तो मुहावरे इसी किस्म का ये जो रूब्रिक्स हैं, ये एक प्रोवर्ब है, इसलिए प्रोवर्ब के फॉर्म में समझाने के लिए इस भाषा में रखा गया है। ऐसा नहीं है कि उसके विजन में कोई खराबी है, उसको छोटा सा पानी बड़ा दिख रहा है, बड़ा नहीं दिख रहा है उसको दिख ही रहा है कि एक चम्मच है, पर इंटरनल जो उसका असेसमेंट है अपनी कैपेसिटी के मुकाबले में वो उसको बड़ा दिख रहा है।
तो यानी झील को आप पार नहीं कर सकते पर स्पूनफुल को तो कर सकते हो। तो इसलिए वो छोटी सी समस्या भी इसको इतनी बड़ी दिख रही है, इतनी विकराल दिख रही है कि मैं कैसे करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मैं कैपेसिटी मेरी कम है। यहाँ अकेली महिला है, ये हस्बैंड नहीं रहता इसका, सास ससुर है, डाउन सिंड्रोम, तो ये सारा मैनेज अभी तो कर रही है रूटीन टाइप, फिर ये भी जुड़ जाएगी तो कैसे होगा? तो नहीं कर पाऊंगी। यानी ये घबराहट ये है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मेरी कैपेसिटी से बहुत भारी है, ये बहुत बड़ी है। तो ये दूसरा रूब्रिक इसका बनता है, इसी से बन जाता है, बॉडी इज स्मॉलर, यानी उसका शरीर छोटा है, शरीर से हम काम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, समस्या के मुकाबले में शरीर छोटा है। जब तक समस्या नहीं थी जब तक छोटा नहीं लग रहा था उसको। डिस्टर्ब ऑफ बीइंग तो बता ही दिया। प्रपोर्शन ऑफ सेंस डिस्टर्ब, यानी जो प्रपोर्शन होना चाहिए, भाई इतनी समस्या है तो इतना डिस्टर्बेंस दिमाग में आएगा, इतनी समस्या है तो इतना आएगा, और इतनी समस्या है तो दिमाग में घबराहट उसी प्रपोर्शन में आएगी, उसी रेशो में आएगी, अनुपात में आएगी। पर यहां तो इसको समस्या है ही कुछ नहीं, हल्का सा दर्द है, 3 दिन ब्लीडिंग हुई है, तो इसके लिए इतना घबराना, तो तुलनात्मक रूप से ये असंतुलन है। तो इसलिए इसको प्रोपोर्शन ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन डिस्टर्ब। इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ साइज भी उसी का रूब्रिक है। इनएक्यूरेट जजमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मतलब दिख रहा है भी 4 किलोमीटर है तो 10 गज है तो दिख रहा है 50 गज है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि अगेरिकस को खुद को छोटा यानी कम कैपेबल, समस्याओं से डील करने की क्षमता उसमें उसके अपने हिसाब से कम है, जबकि इसीलिए उसको मामूली सी भी समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। मान लो अगर किसी बहू को सास ने कुछ कह दिया, ताना दे दिया, अरे तेरे से बर्तन कहा था, तूने बर्तन अभी तक साफ नहीं किए, ये तो एकदम ऐसे घबरा गई जैसे पता नहीं सास ने इसको बिल्कुल कोर्ट मार्शल कर दिया हो। जैसे कि अब सास ऐसे नाराज रहेगी तो मेरा आगे कैरियर कैसे चलेगा, मेरी फैमिली लाइफ कैसे चलेगी, तो सब में डिस्टर्ब हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो अरे भाई उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये तो कहा बर्तन, ये तो कुछ भी नहीं है, रोजमर्रा की बात है, तो इसको लगा पता नहीं क्या हो गया। तो ये इसलिए इनएक्यूरेट जजमेंट होता है इसको। इसलिए फिर इसकी रिएक्शन भी सारी, सब लोग कहेंगे पागल है, इतनी छोटी बात का ऐसे समझती है। तो इसका बिहेवियर इडियोटिक, फुलिशनेस, ये सब चीज़ें आती जाएंगी जो फिर अगेरिकस के और सिम्टम से जुड़ेंगी। पर जितना रोगी बताता है हमें उसके हिसाब से चलना होता है। तो मैं समझता हूं कि अगेरिकस को कुछ हद तक एक एस्पेक्ट ही अगेरिकस का, ऐसा नहीं है कि पूरी अगेरिकस ये इस केस में कवर हो गई है, पर अगर ये एस्पेक्ट भी नहीं आएगा तो इस किस्म के रोगी हम सही कर ही नहीं पाएंगे। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको मेंसिस में दें, आप जुकाम से लेके कैंसर तक अगर ऐसी फीलिंग रोगी की है तो कहीं भी दे सकते हैं। वरना आपने देखा होगा बहुत सारे कैंसर के रोगी भी घबराते नहीं है, वो कहते इलाज हो जाएगा, यहाँ करा लेंगे वहाँ करा लेंगे, तो पर ये तो जरा सी ब्लीडिंग से घबरा गई है। तो जैसी रिएक्शन होती है पेशेंट की उस हिसाब से हमको लेना होता है, अपनी तरफ से स्पेकुलेट नहीं करना होता, अनुमान नहीं लगाना होता, तो ऐसे हो रहा है तो इसको ऐसे तो होगा ही होगा। तो ये स्पेकुलेशन गलत बात होती है। तो एज इट इज लो जो स्थिति है। तो मैं समझता हूँ वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। अब आप अगेरिकस को बहुत ही सामान्य बीमारियों में, घरेलू हालात में, बिजनेस के हालात में, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल करके पेशेंट को फायदा पहुंचा सकते हो। तो बिल्कुल नए ढंग से चीजों को हम समझ रहे हैं। थोड़ा शायद आपको दिक्कत होती है क्योंकि जब भी कोई चेंज होता है तो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, पर इसको आप करेंगे तो आपको लाइफ इजी हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप सब जगह शेयर करें, जितने भी हमारे कमिंग होम पैस हैं, कॉलेजेस में नए नए निकले हैं, सब जगह इसको करें। और दूसरी बात है कि जो भी ये वीडियोस हम बनाते हैं आपके लिए, तो ये पेशेंट के लाइव वीडियो होते हैं, उनको ट्रांसलेट करके पेपर पे लिख के आपको पहुंचाया जा रहा है। तो इसलिए आपको उतना एग्जैक्ट फील नहीं समझ आएगी। उसके लिए आप मेरे सेमिनार अटेंड करें,
जो भी मैं क्लास लेता हूँ, जहाँ जहाँ इंटरेक्शन हो सकता है लाइव होने का, आप उन सेमिनार्स के माध्यम से मुझसे जुड़ें, उनको अटेंड जरूर करें। ये ना सोचें कि तो घर में तो वीडियो आ ही रहे हैं तो हम तो यहीं से सीख ही रहे हैं। वो अच्छी बात है वहाँ से सीखने, पर प्रैक्टिकल पार्ट आप लाइव सेमिनार से ज़्यादा सीखोगे, तो वो ज़रूर मेरे अटेंड करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।